हे नाइनटीज़, दिस इज प्रेम। मुझे तो आप सब जानते होंगे, बट इस वीडियो में कुछ ऐसा है, कुछ नया है जो आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो, हम जितनी भी पोएम की एक्सरसाइजेस करेंगे ना, हम उसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जरूर इंक्लूड करेंगे, बिकॉज अगर आपने पोएम को अच्छे से ना पढ़ा हो तो इन क्वेश्चंस को करके आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है और टर्म 2 में यूं चुटकियों में करके ले आओगे इन क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, रेडी हो? बिल्कुल रेडी हो गए। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे इस पोएम को, ऑन किलिंग अ ट्री। ये पोएम हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ ली है। ऊपर इंफॉर्मेशन बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इस वीडियो को जाके देख सकते हो। ऑन किलिंग अ ट्री, इस पोएम में हमें पोएट ने ना पेड़ का मर्डर करना बताया कि भाई एक्चुअल में तुम्हें पेड़ का मर्डर करना है ना, तो कैसे करोगे। जी हाँ, पेड़ का मर्डर करना सिखाया है। उस पोएम को फटाफट जाके देख सकते हो यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। ठीक है, अब देखो इस पोएम में ना हमने 3 चीजें रखी हुई हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्ट करेंगे डिफिकल्ट वर्ड से। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप पोएम अच्छे से समझ पाओ। ओके, हमारे सेकंड लाइन, पोएम के सेकंड लाइन में यहां पे देखो एक वर्ड यूज हुआ है, जैब। अब जैब का मतलब क्या होता है? अब देखो, हम किसी चीज पर अगर वार करते हैं, जैसे हम चाकू से या कुल्हाड़ी से पैर पर मारते हैं ना, उसको कहते हैं जैब करना या सडन रफ ब्लो, तेजी से वार करना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब क्या है? ये तो बहुत ही इजी है, जो मिट्टी का टॉप लेयर होता है, मतलब जिस पर हम चलते हैं फिरते हैं, जिस पर हम पेड़ लगाते हैं, उसको हम क्रस्ट कहते हैं या मिट्टी का ऊपरी सतह भी कह सकते हैं। हाँ, एक वर्ड बहुत जानदार है, लेप्रस हाइड। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये देखो यहां पर लेप्रस हाइड का यूज हुआ है। ये लेप्रस हाइड का मतलब क्या है? देखो, लेप्रस का मतलब यहां पर डिस्कलर है और हाइड का मतलब है पेड़ का छिलका। ठीक है, तो जो पेड़ का छिलका होता है वो बहुत बेरंग सा होता है, बस उसी के लिए ये वर्ड यूज हुआ है, लेप्रस हाइड। इसको हम पेड़ की छाल भी कह सकते हैं। ठीक है, स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग का मतलब क्या होता है? ये बहुत ही इजी है यार। चने क्या होते हैं? जो तुम चने खाते हो सुबह, वो स्प्राउट करते हैं। स्प्राउट करते हैं यानी ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज ग्रो करता है तो उसको हम कह सकते हैं स्प्राउट करना। जैसे यहां पर ब्रांचेस में से क्या ग्रो करते हैं? लीव्स, यानी पत्तियां ग्रो करते हैं। ठीक है, हैक एंड चॉप, हैक एंड चॉप का मतलब होता है भाई टुकड़ों में काटना। ब्लीडिंग बार्क, अच्छा इसका मतलब क्या है? ब्लीडिंग बार्क मतलब पेड़ के छिलकों में से खून निकल रहा है क्या? नहीं, देखो पेड़ के छिलकों में से ना एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जिसको हम सैप कहते हैं। अगर हम चाकू से या कुल्हाड़ी से किसी भी पेड़ के छिलके को काटेंगे या पेड़ को काटेंगे ना, तो आपने देखा होगा कि एकदम गम, एकदम चिपचिपा सा एक केमिकल निकलता है जिसको हम सैप कहते हैं। ठीक है, बस इसी को ब्लीडिंग बार्क कहा जाता है। सैप रिलीज्ड फ्रॉम द बार्क वाइल कटिंग ट्रीज, पेड़ को काटते टाइम जो छिलकों से सैप निकलता है, बस उसी को हमने ब्लीडिंग बार्क कहा है। ठीक है, मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब होता है छोटा, और बाउस का मतलब होता है छोटे पेड़, मतलब स्मॉल प्लांट्स या छोटे पौधे को हम क्या कहते हैं? मिनिएचर बाउस कहते हैं। एंकरिंग अर्थ, अब देखो एंकर किसे कहा जाता है? जो किसी का देखभाल करे ना, उसको हम एंकर कहते हैं। अब देखो, अर्थ को एंकर क्यों कहा गया है? क्योंकि जो अर्थ है ना, वो पेड़ के जड़ों का देखभाल करता है, पूरे पेड़ का देखभाल करता है, इसलिए हमने एंकरिंग अर्थ कहा है। ट्री रूट्स आर हेल्ड सिक्योरली बाई अर्थ, भाई जमीन के अंदर जो पेड़ की जड़ें हैं ना, वो बहुत मजबूती से कई सालों तक खड़ी रहती हैं, और अर्थ जो है वो इन पेड़ों का ख्याल रखता है, उन्हें एंकर करता है, इसलिए एंकरिंग अर्थ हमने यूज किया है। ठीक है, ओके, स्नैप्ड आउट, स्नैप्ड आउट का मतलब क्या है? अच्छा, स्नैप कहीं तुमने सुना है? स्नैपचैट, कुछ तो याद आ रहा होगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। अच्छा, स्नैपचैट वाले स्नैप का मतलब क्या है? स्नैप का मतलब होता है भाई क्लिक करना। ठीक है, अगर आप कोई चीज 2-3 बार में करते हो तो उसको हम स्नैप कहते हैं। तो इस पोयम में स्नैप्ड आउट का मतलब चॉप्ड आउट या टुकड़ों में काटना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आप अगर पेड़ को क्या करना चाहते हो? चॉप्ड आउट करना चाहते हो, तो आप उसको स्नैप्ड आउट भी कह सकते हो, यानी टुकड़ों में काटना। ठीक है, अर्थ केव मतलब अर्थ के अंदर गुफा है क्या? बिल्कुल गुफा है मेरी जान। द सर्फेस ऑफ अर्थ, यहां पे और लिखा है, आप टी ऐड कर सकते हो। ठीक है, द सर्फेस ऑफ अर्थ वेयर
ट्रीज आर प्लांटेड। भाई देखो, जहां पर पेड़ लगाया जाता है ना, वहां पर जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर बिल्कुल गुफा सा बना लेती है ना, एकदम फैल जाती हैं, गुफा बना लेती हैं। तो बस उसी को कहा गया है अर्थ केव। ठीक है। अच्छा, स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग। अब देखो, इसका आप अगर अलग अलग मतलब निकालोगे तो आप इस पोयम को नहीं समझ पाओगे। स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग का इस पोयम में मतलब है सूख जाना या ड्राई अप हो जाना। ठीक है। विदरिंग, विदरिंग का मतलब होता है, भाई देखो, विदरिंग ना हम कहते हैं ना कि भाई इधर विदर हो गया, इधर विदर हो गया, मतलब खत्म हो गया भाई, मुरझा गया। ठीक है। विदरिंग का मतलब क्या होता है? टू बिकम ड्राई या मुरझा जाना। तो दीज ऑल द वर्ड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पोयम। अब हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ स्टैंजाज है, जैसे ये पहला स्टैंजा है पोयम का। ठीक है। और मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन फिर भी रनिंग वे में आपको समझा देता हूं। और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर स्टैंजा से, उसको हम करेंगे। रेडी हो? देखो, मैंने इसका आंसर नहीं रखा है, लेकिन मैं यहीं पर आपको बताऊंगा, मैं आपको आइडिया दूंगा, आंसर आप अपने मन से करोगे। ठीक है। बट चुटकियों में कर ले जाओगे, इतना प्रॉमिस है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। कहा जा रहा है कि भाई एक पेड़ को मारने में काफी समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। मतलब एक चाकू के वार से आप पेड़ को नहीं काट सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ है ना, ये धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम किया है, इसने अर्थ पर कब्जा किया है, अपने रूट्स को अर्थ के अंदर फैलाया है, और उसके बाद राइजिंग आउट ऑफ इट, मतलब धीरे धीरे अर्थ के अंदर से निकला है, धीरे धीरे बड़ा हुआ है, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और मिट्टी के टॉप लेयर से इसने अपना खाना पानी जो भी होता है लिया है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट का मतलब क्या है? जो पेड़ है ना, वो कहां से खाना लेता है? क्रस्ट से खाना लेता है। क्रस्ट का मतलब क्या है? टॉप लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी के टॉप लेयर से ये जो ट्री है ना, वो खाना लेता है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वाटर, जो कुछ भी चाहिए पेड़ को अपना खाना बनाने के लिए ना, वो कहां से मिलता है? हमारी मिट्टी के क्रस्ट से मिलता है। जो मिट्टी का टॉप लेयर होता है ना, वहां पर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। ठीक है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। और ये जो पेड़ है, इसने सनलाइट, एयर और वाटर सहा है, मतलब सालों तक इस पेड़ को धूप मिलती आई है, हवा और पानी भी मिलती आई है, इसलिए इस पेड़ को एक चाकू से काटना इंपॉसिबल है। ठीक है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लिप्स। और केवल इतना ही नहीं, इस पेड़ के बार्क से, इस पेड़ के लेप्रस हाइड यानी ब्रांचेस में से ना क्या निकला है? स्प्राउटिंग लिप्स, मतलब हरी हरी पत्तियां निकली हुई हैं। ठीक है। तो भाई हमने इस पर्टिकुलर स्टैंजा को पढ़ लिया। कुछ क्वेश्चन से करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट कैन नॉट किल अ ट्री। किस चीज से पेड़ मरता नहीं है? देखो यहां पर बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। तो भाई पेड़ को किस चीज से नहीं मारा जा सकता है? जैब ऑफ द नाइफ, मतलब एक चाकू के वार से हम पेड़ को मार नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट कैन नॉट किल अ ट्री। तो आप लिख सकते हो अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ। अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री, मतलब चाकू के एक वार से हम पेड़ को नहीं मार सकते हैं। ठीक है। याद हो गया ना? व्हाट कैन नॉट किल अ ट्री? अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज ट्री कंज्यूम। हमारा जो पेड़ होता है वो क्या कंज्यूम करता है? ये देखो लिखा है, डायरेक्ट लिखा है, कंज्यूमिंग द अर्थ। पेड़ क्या कंज्यूम करता है? अर्थ को कंज्यूम करता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्री कंज्यूम्स अर्थ। बहुत सिंपल है, याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज अ ट्री एब्जॉर्ब। ट्री एब्जॉर्व क्या करता है? ये देखो, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। पेड़ क्या एब्जॉर्व करता है? सनलाइट, एयर एंड वाटर। पेड़ क्या एब्जॉर्व करता है? सनलाइट, एयर एंड वाटर। यही तो एब्जॉर्व करता है ना मेरे भाई। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द वर्ड लेप्रस हाइड। अच्छा, लेप्रस हाइड ये जो वर्ड है ना, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। हिंदी में से हम अलंकार कहते हैं। अच्छा, लेप्रस हाइड का मतलब तो तुम्हें पता है ना, हाइड का मतलब होता है छिलका, बार्क। और बार्क कैसा है? वो लेप्रस है। लेप्रस मतलब क्या है? लेप्रस इज अ वर्ड केम फ्रॉम लेप्रोसी। लेप्रोसी एक वर्ड है जिसको हम कुष्ठ रोग कहते हैं। अगर इंसान का जो स्किन होता है वो डैमेज हो जाता है, डैमेज हो जाता है मतलब गड्ढे वड्ढे पड़ जाते हैं, बहुत गंदा सा, घटिया सा हो जाता है, उसको हम कहते हैं उस इंसान को कुष्ठ रोग हो गया है, उसका स्किन जो है वो डिस्कलर हो गया है। तो बस इसी चीज को हम लेप्रोसी कहते हैं। तो भाई जो हमारा हाइड है, मतलब पेड़ का जो
छिलका है वो लेप्रस डिजीज की तरह कैसा हो गया है, डिसकलर हो गया है। क्या हो गया है, डिसकलर हो गया है। तो भाई यहां पर बार्क ऑफ अ ट्री को लेप्रोसी डिजीज से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है ना। अब देखो बहुत जरूरी चीज बताने जा रहा हूं, जिंदगी भर याद रखोगे। देखो कंपेयर जहां पर किया जाए ना, और वहां पर आपसे पूछा जाए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो केवल दो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं कंपैरिजन के लिए। एक होता है हमारा सिमिली, SIMILE, और एक होता है हमारा मेटाफर। ठीक है, सिमिली और मेटाफर, ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन के लिए यूज होता है। लेकिन फर्क क्या है, सिमिली कंपैरिजन के लिए जब भी यूज होगा तो उसमें एज और लाइक का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज क्यूट लाइक मून, वो चांद की तरह सुंदर है ना, तो वहां पर लाइक वर्ड का यूज हुआ है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली होगा। बट यहां पर लेप्रस हाइड, यहां पर कंपैरिजन किया गया है बट बिना एज और लाइक के, इसलिए हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच चुनेंगे, मेटाफर। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल याद रहेगा। नेम द पोएट ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, यानी ये जो पोएम है आपका, ये जो सुंदर सा पोएम है, जिस पोएम में पोएट ने हमें पेड़ का मर्डर करना सिखाया है, इस पोएम का पोएट कौन है। बहुत अजीब सा नाम है लेकिन बहुत सुंदर भी है, गिवी पटेल। ठीक है, जीवी पटेल या गिवी पटेल, जो भी बोलना है आपको बोल देना, पटेल याद रखना, गिवी पटेल या जीवी पटेल। ठीक है, पोएट कौन है ऑन किलिंग अ ट्री, जीवी पटेल। पोएट कौन है, जीवी पटेल। गॉट इट। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ इज द टास्क ऑफ कटिंग अ ट्री रिप्रेजेंटेड इन द पोएम। भाई देखो इस पोएम में ना पोएट ने पेड़ को काटने को पेड़ को मारने से कंपेयर किया है या रिप्रेजेंट किया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर हम क्या करेंगे कि हाउ इज द टास्क ऑफ कटिंग अ ट्री रिप्रेजेंटेड इन द पोएम। तो आप कहोगे कि भैया द टास्क ऑफ कटिंग अ ट्री रिप्रेजेंटेड इन द पोएम एज किलिंग अ ट्री। ठीक है, कटिंग अ ट्री को किलिंग अ ट्री से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सो दिस इज हाउ वी हैव डन आवर फर्स्ट स्टैंजा। अब हम चलते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। ओके, तो सेकंड स्टैंजा को भी हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी हम रनिंग वे में आपको पढ़ाकर चलेंगे। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। पोएट कह रहा है कि भाई केवल पेड़ को काटने से, उसको अलग अलग टुकड़े में काट देने से पेड़ कभी भी मरता नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, मतलब पेड़ को काटने से जो पेड़ को दर्द होता है उस चीज से भी पेड़ मरता नहीं है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो पेड़ को काटने से सैप निकलता है उसके छिलकों से या पेड़ के बार्क से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है ना, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन पेड़ इस चीज से भी मरता नहीं है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जब हम पेड़ को एकदम जमीन में से काट देते हैं, जमीन के ऊपर से काटते हैं ना, उसका ऐसा जड़ नहीं उखाड़ने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि भाई जब आप जमीन से सटकर पेड़ को काट देते हो, जैसे फिगर देख रहे हो यहां पर एकदम क्लोज टू द ग्राउंड पेड़ को काटा गया है। ठीक है, तो पोएट कह रहा है कि भाई जब हम पेड़ को क्लोज टू द ग्राउंड काटते हैं ना, तो उसमें से कुछ दिन बाद ना हरी हरी टहनियां उगने लगती हैं, छोटे छोटे पेड़ उगने लगते हैं, और विच इफ अनचेक्ड, और अगर हमने इन पेड़ों पर और इन टहनियों पर ध्यान नहीं दिया ना, तो ये पेड़ कुछ दिन बाद और बड़े हो जाएंगे। ये छोटी छोटे पेड़, ये छोटी छोटी टहनियां क्या हो जाएंगी, फॉर्मर साइज यानी बड़े में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टैंजा को भी हमने पढ़ लिया। अब स्टैंजा के क्वेश्चंस को भी करते हैं। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। पोएट कह रहा है कि केवल पेड़ को काटने से और उसको अलग अलग टुकड़े में बांट देने से काम नहीं होगा। कौन सा काम नहीं होगा, पेड़ को मारने का काम नहीं होगा। ठीक है, तो पोएट कह रहा है कि भाई इस लाइन में दिस का मतलब और इट का मतलब क्या है। तो आप बहुत आसानी से इसको देख सकते हो कि भाई दिस का मतलब क्या है और इट का मतलब क्या है। ये देखो, दिस और इट किसके लिए यूज हुआ है, दिस। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, क्या अलोन काम नहीं कर पाएगा, हैक एंड चॉप, मतलब केवल पेड़ को काट देने से, उसे टुकड़े टुकड़े बांट देने से हमारा पेड़ ना खत्म नहीं होता है। तो भाई दिस किसके लिए यूज हुआ है, हैक एंड चॉप के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि व्हाट डज दिस रिफर टू, दिस रिफर टू हैक एंड चॉप। सिंपल सा आंसर होगा। ठीक है, और आगे इट किसके लिए यूज हुआ है। देखो पोएट कहता है ना कि भाई हैक एंड चॉप करने से इट नहीं होगा। इट नहीं होगा मतलब पेड़ मरेगा नहीं। ठीक है, पेड़ किल नहीं होगा।
तो व्हाट डज इट रिफर टू? इट रिफर टू किलिंग अ ट्री। ठीक है, इसका आंसर समझ में आ रहा है ना, किलिंग अ ट्री। और पहले वाले का दिस रिफर टू हैक एंड चॉप, दिस रिफर टू हैक एंड चॉप, और इट रिफर टू किलिंग अ ट्री। सिंपल, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेते चलना। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज ब्लीडिंग बार्क मीन? अब देखो ब्लीडिंग बार्क का क्या मतलब है, मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स में समझाया था कि ब्लीडिंग बार्क का क्या मतलब है। ये देखो यहां पर लिखा है ना कि सैप रिलीज्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ कटिंग ट्रीज, मतलब जब कभी भी हम पेड़ को काटते हैं ना तो पेड़ के छिलकों में से ना कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है, बस इसी चीज को हम ब्लीडिंग बार्क कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि पेड़ में से खून निकल रहा है। ठीक है, वैसे खून तो इंसानों से निकलता है, लेकिन ये जो चिपचिपा पदार्थ है ना, सैप, यही है हमारे पेड़ों का खून। ठीक है, तो ब्लीडिंग बार्क का मतलब वही आप वर्ड मीनिंग से निकाल लेना। इतने स्मार्ट तो हो ही कॉपी करने में, हाँ बहुत स्मार्ट हो तुम लोग। चलो अच्छा, थर्ड, व्हाई द मिनिएचर बाउस ग्रोस फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड? हमने देखा ना कि भाई अगर हम पेड़ को काट देंगे तो उसमें से मिनिएचर बाउस निकलने लगेंगे, मतलब छोटे छोटे पौधे ग्रो करने लगेंगे। क्यों ग्रो करेंगे? क्योंकि भाई हमने पेड़ को जड़ से नहीं उखाड़ा है। सिंपल सी बात है ना, अगर तुम पेड़ को जड़ से नहीं उखाड़ोगे तो भाई मिनिएचर बाउस यानी छोटे छोटे पौधे तो उस पेड़ में से ग्रो ही करेंगे ना। जैसे इस फिगर में आप देख लो, देखो हमने पेड़ को काट दिया लेकिन पेड़ को जड़ से नहीं उखाड़ा है, उसमें से देख रहे हो छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। तो क्यों निकल रहे हैं? बिकॉज, क्या होगा इसका आंसर? बिकॉज we have not uprooted the tree, because we have not uprooted the tree, मतलब क्योंकि हमने पेड़ को जड़ से नहीं उखाड़ा है, इसलिए छोटे छोटे पौधे उस पेड़ में से ग्रो कर रहे हैं। सिंपल था ना। अच्छा ओके, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द ब्लीडिंग बार्क विल हील। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, ये जो लाइन है, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? अच्छा एक बात बताओ, खून किसको निकलता है? इंसानों के अलावा और किसी को खून निकलता है क्या? मतलब जानवरों को भी निकलता है, जानवर भी इंसान ही, एनिमल्स में सब आ जाते हैं, ह्यूमंस भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमंस भी एक तरीके का जानवर ही होता है, एनिमल ही कहते हैं। हमारे साइंस की भाषा में केवल दो प्रजातियां हैं, एक प्लांट्स है, एक एनिमल्स है, बस। इंसेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई द ब्लीडिंग बार्क विल हील, खून किसको निकलता है? इंसानों को निकलता है। जब कोई चीज किसी नॉन ह्यूमन की चीज, जैसे यहां पर नॉन ह्यूमन कौन है? पेड़ है। पेड़ों के लिए क्या यूज हुआ है? ब्लीडिंग बार्क यूज हुआ है। लेकिन ब्लीड किसको निकलता है? इंसानों के लिए निकलता है। तो भाई जब कभी भी नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन मान लिया जाए तो वहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण जिसको हम कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, जब कोई नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन जैसा दिखाया जाए, जैसे यहां पर ट्री जो कि नॉन ह्यूमन है, उसको दिखाया गया है कि भाई ट्री से खून निकल रहा है, तो ट्री से खून तो निकलता नहीं है, खून कहां से निकलता है? इंसानों में से निकलता है। तो यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन है। यहां पर ट्रीज को ना इंसान मान लिया गया है। समझ में आया? पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम मानवीकरण कहते हैं। गॉट इट? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन कहते हैं कि भाई आइडेंटिफाई द वर्ड विच मीन सेम एज फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब क्या है? टू फॉर्मर साइज। फॉर्मर साइज का मतलब बड़ा हो जाएगा। अच्छा, बड़ा होना स्मॉल को कहते हैं क्या? नहीं, स्मॉल का मतलब तो छोटा होना होता है। बिग, बिल्कुल, दिस वन इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि लॉन्ग का मतलब लंबा, स्मॉल का मतलब छोटा, और बिग का मतलब बड़ा, फॉर्मर का मतलब बिग। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। समझ में आया? ओके। डियर लर्नर्स, अनअकैडमी प्रोडिजी को तो आप जानते ही होंगे, द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट। अब ये 1 घंटे का टेस्ट फिर से वापस आ चुका है। 27 फरवरी को ये कंडक्ट होगा। क्लास 7 to 12, उसके बाद फिर IIT JEE नीट एंड अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स इस टेस्ट को दे सकते हैं। इसमें आपके पास चांस है कि आप मैकबुक, आईफोन, Amazon Eco, इसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। और आप अगर बहुत ज्यादा लकी होते हो तो भाई आप ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहां से इस स्कॉलरशिप से 20 लाख तक का ग्रांट भी जीत सकते हो। भाई आफ्टर टेस्ट आपको डिटेल्ड एनालिसिस दिया जाता है, वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप अपनी रैंकिंग, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता लगा पाओ। प्रैक्टिस के लिए अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट अभी स्टार्ट हो चुका है, तो लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके
वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आप सीबीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, आईएससी, आईसीएससी और तमिलनाडु बोर्ड से हो ना, तो आप अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर 12 महीने का अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो या उससे ज्यादा का लेते हो तो 2 महीने का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अब भाई प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। लाइव क्लासेस दिए जाते हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, और डाउट सेशन दिया जाता है आपको। ऑडियो फीचर के थ्रू रेज योर हैंड फीचर आपके पास है, जिससे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। पीडीएफ नोट्स, लाइव क्विजेस एंड टेस्ट आपके लिए कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके बाद भाई आपको ना पूरा एक जो पूरा कंटेंट है सभी सब्जेक्ट्स का, वो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर दे दिया जाता है। तो अनअकैडमी प्लस तो बहुत बेनिफिशियल है। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मेरे कोड PREM का यूज करते हो तो आपको किसी भी परचेसिंग पर 10% लेस हो जाता है, याद रखना। बाय बाय एंड गो फॉर इट। थर्ड पैराग्राफ पर चलते हैं, क्वीन विक्टोरिया, पैराग्राफ नंबर 3, और इसको पढ़ेंगे। और वैसे तो लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, बट फिर भी रनिंग वे में आपको समझाता चलूंगा। पोएट कह रहा है कि नहीं भाई, इस तरीके से पेड़ बिल्कुल नहीं मरता है। अगर तुम पेड़ को काट दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ मर जाएगा, फिर से ग्रो हो जाएगा। वो तो मिनिएचर बाउस, छोटे छोटे प्लांट्स वहां से ग्रो हो जाएंगे। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अगर पेड़ को जान से मारना है, पूरी तरीके से खत्म करना है, तो भाई पेड़ के जड़ को निकालना पड़ेगा। कहां से? जमीन के अंदर से। कैसे निकालना पड़ेगा? रस्सी बांध के बांधना पड़ेगा, फिर उसे खींचना पड़ेगा, और इस तरीके से पेड़ जड़ से उखड़ जाएगा। कहां से उखड़ेगा? जमीन के अंदर से। और उसके बाद जब तुम पेड़ को जड़ से उखाड़ लोगे तो द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, मतलब जो पेड़ का स्ट्रेंथ है, जो पेड़ की ताकत है, यानी रूट, जब तुम पेड़ को जड़ से निकाल लोगे तो उसका रूट यानी जड़ हमें दिखने लगेगा, एक्सपोज हो जाएगा। ये जो जड़ होता है ना, ये सोर्स ऑफ ट्री भी कहा जाता है। यहीं से तो पेड़ ग्रो करता है ना, जड़ से ही तो पेड़ ग्रो करता है। ये जो जड़ होता है ये सफेद और गीला होता है और बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, क्योंकि जड़ को काट दिया जाए तो पूरा पेड़ खत्म, ठीक है। और ये जो सेंसिटिव पार्ट है रूट, ये छिपा होता है सालों तक अर्थ के अंदर, ठीक है। तो ये मतलब है इस पूरे स्टैंजा का। अब इससे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। व्हाट डज द वर्ड नो टेल्स अस इन द फर्स्ट लाइन? पोएट ने पहली लाइन में नो क्यों कहा है? पोएट ने इसलिए कहा है कि भाई कटिंग ट्रीज विल नॉट किल अ ट्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट डज द वर्ड नो टेल्स अस? पोएट कहता है ना, नहीं नहीं, पेड़ को काटने से पेड़ मरता नहीं है, इसलिए उसने नो वर्ड का यूज किया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द वर्ड नो टेल्स अस इन फर्स्ट लाइन दैट cutting trees will not kill a tree, मतलब पेड़ को काटने से पेड़ मर नहीं जाता है। तो ये इसका आंसर होगा कि भाई द वर्ड नो टेल्स अस इन फर्स्ट लाइन दैट कटिंग ट्रीज विल नॉट किल ट्री, ठीक है। अच्छा, दूसरा, हाउ यू कैन किल अ ट्री? तुम पेड़ को कैसे मार सकते हो? काटने की बात नहीं हो रही है, काट तो तुम कुल्हाड़ी से सकते हो, चाकू से काट सकते हो, मार कैसे सकते हो? अपरूट करके, मतलब उसके जड़ को उखाड़ के, पेड़ को अपरूट करके हम किल कर सकते हैं पेड़ को, ठीक है। तो हाउ यू कैन किल अ ट्री? वी कैन किल अ ट्री बाय अपरूटिंग इट, उसके जड़ को उखाड़ के हम पेड़ को मार सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंकरिंग अर्थ। अब देखो, एंकरिंग अर्थ, इस वर्ड का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। कहां बताया है? ये बताया है, ठीक है। एंकरिंग अर्थ, ये देखो, ये तो आप कॉपी पेस्ट करने में तो बहुत आगे हो, तो समझ लेना एंकरिंग अर्थ का मतलब क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी वर्ड मीनिंग में बता रखा है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री? पेड़ की ताकत हम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पेड़ की ताकत? रूट को। पेड़ के जड़ को हम क्या कहते हैं? पेड़ की ताकत कहते हैं, ठीक है। वाई आर रूट्स कॉल्ड द सेंसिटिव इन द पोयम? देखो, रूट्स को सेंसिटिव क्यों कहा गया है? द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कहा गया है। क्यों? क्योंकि भाई बिकॉज कटिंग, थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा अच्छा से लिखने की कोशिश करता हूं। बिकॉज कटिंग roots can kill a tree, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई रूट्स आर कॉल्ड सेंसिटिव इन द पोयम बिकॉज कटिंग रूट्स कैन किल अ ट्री। हमने रूट्स को सेंसिटिव इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर किसी भी पेड़ का जड़ काट दो ना
तो वो पेड़ ऑटोमेटिकली मर जाता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ केव? और अर्थ केव का भी मतलब मैंने आपको पोयम की वर्ड मीनिंग में समझाया है, आप देख सकते हो अर्थ केव। ठीक है, तो यहां से कॉपी पेस्ट कर लेना। आप लोग कॉपी पेस्ट करने में कितने आगे हो, बहुत आगे हो। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ओके, दिस इज द 4th पैराग्राफ और दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्टैंजा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोयम। इसको भी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी रनिंग वे में मैं आपको समझाऊंगा। पोएट कह रहा है कि भाई अगर तुमने एक बार पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया, पेड़ खत्म है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, उसके बाद ये जो पेड़ है ये सूख जाएगा। स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग का मतलब सूख जाएगा। धूप में, हवा में ये जो पेड़ है ये सूख जाएगा। ये धीरे धीरे ब्राउन कलर का होने लगेगा, फिर कड़ा हो जाएगा, मुड़ जाएगा, मुरझा जाएगा और उसके बाद पूरी तरीके से ये पेड़ मर जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब था इस स्टैंजा का। हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, व्हाट हैपेंस टू द ट्री व्हेन इट इज पुल्ड आउट? भाई जब तुम पेड़ को जड़ से निकाल दोगे तो पेड़ क्या हो जाएगा? मर जाएगा ना, किल हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा ना। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि भाई द ट्री व्हेन द ट्री इज पुल्ड आउट इट इज किल्ड। ये मार दिया जाएगा। जब हम पेड़ को आउट यानी निकाल लेंगे तो पेड़ क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हम ऐसे कह सकते हैं इसका आंसर कि भाई ट्रीज विल किल, ट्रीज विल किल मतलब ट्रीज मर जाएंगे व्हेन इट इज पुल्ड आउट। अगर हमने उसकी जड़ को बाहर निकाल लिया, अगर हमने पेड़ के रूट्स को बाहर निकाल दिया तो पेड़ क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है, तो भाई पेड़ को बाहर निकालने से क्या होता है? व्हाट हैपेंस? ट्री विल किल। ठीक है, आंसर समझ में आया ना? ओके, दूसरा, व्हाट हैपेंड टू द ट्री व्हेन इट इज विदर्ड? अच्छा, जब पेड़ विदर हो जाता है, मुरझा जाता है, तब पेड़ क्या होता है? तब भी मर जाता है। इसका भी आंसर सेम होगा, पेड़ किल्ड हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट रोल डू सन एंड एयर प्ले इन किलिंग अ ट्री? मतलब धूप और हवा पेड़ को मारने में क्या रोल प्ले करती है? तो भाई सन एंड एयर क्या करती है? पेड़ को ड्राई कर देती है, ड्राई अप कर देती है, जिससे पेड़ मर जाता है। ठीक है, तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भाई सन एंड एयर ड्राई अप द ट्री so that they play a vital role in killing a tree। मतलब जो धूप है और हवा है वो पेड़ को सूखा कर देती है और इस तरीके से वो रोल प्ले करती है पेड़ को मारने में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट डज पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोयम? इस पोयम के थ्रू पोएट हमें क्या बताना चाहता है? भाई पोएट wanted us to understand the feelings of trees। पोएट हमें ये जानना, ये हमें बता रहा है, ये कन्वे कर रहा है कि भाई पेड़ की भी फीलिंग्स है एंड वी शुड नॉट कट अ ट्री। तो पोयम से पोएट हमें क्या बताना चाह रहा है कि भाई ट्रीज ऑल्सो हैव देयर फीलिंग्स सो दैट वी शुड नॉट कट ट्रीज। ठीक है, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए क्योंकि पेड़ के अंदर भी क्या होती है? फीलिंग्स होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस की बात करेंगे, बट उसके पहले फिफ्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आपको विदरिंग वर्ड का अपोजिट ढूंढना है। विदरिंग का मतलब होता है ड्राई अप हो जाना, या आप ऐसे कह सकते हो मुरझा जाना। ठीक है, तो एंटोनिम मतलब उल्टा होता है। ठीक है, सूख जाना या मुरझा जाना का मतलब क्या होता है? इंकरेजिंग, एडमायरिंग। इन दोनों का मतलब होता है क्या? आगे बढ़ना। और मर जाना, ये दोनों अपोजिट है ना, आगे बढ़ना और मर जाना। विदरिंग का मतलब क्या होता है? सूख जाना या खत्म हो जाना। इंकरेजिंग का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। एडमायरिंग का मतलब भी होता है आगे बढ़ना। तो भाई एंटोनिम क्या होगा? बोथ ए एंड बी। विदरिंग वर्ड का एंटोनिम क्या होगा? बोथ ए एंड बी। अब बात आती है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। अब देखो पूरा एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैंने आपके लिए यहां पर करके रखे हुए हैं। 7 क्वेश्चन है, सातों आपके लिए करके रखे। देखो हमने आंसर आपको दे रखा है, तो इसको एक्सप्लेन करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, फिर भी आपको पर क्वेश्चन हम आपको एक आइडिया दे देते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल किल अ ट्री? क्या चाकू के एक वार से पेड़ मर जाता है? नहीं, यहां पर देखो लिखा गया है कि नो, अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ
डज नॉट हैव द एबिलिटी टू किल द ट्री। मतलब एक चाकू के वार से पेड़ कभी भी मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है? तो इसका भी आंसर है कि भाई इट हैज गो थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। पेड़ ने काफी समय लगाया है बड़ा होने में, और इफ इट्स रूट इज नॉट रिमूव्ड, जब तक हम पेड़ की जड़ को नहीं उखाड़ेंगे ना, तब तक पेड़ ग्रो करता रहेगा। और इस वजह से पेड़ को एक चाकू से कभी भी किल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ये कंप्लीट आंसर है, देख लेना आप। इसको पीडीएफ को पूरा सेव करो, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पीडीएफ सेव करो और फिर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। मैंने आपको आइडिया बता दिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज। ये जो पेड़ है ये इतना बड़ा कैसे हो गया है? तो भाई द ट्री हैज ग्रोन टू इट्स फुल साइज बाय एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। पेड़ इतना बड़ा कैसे हुआ? क्योंकि इसने सालों तक सनलाइट लिया है। पेड़ को खाना बनाने के लिए सनलाइट, वाटर और एयर की जरूरत है। जब तक कोई खाएगा नहीं तब तक बड़ा कैसे होगा? ठीक है, तो पेड़ बड़ा कैसे हुआ है? खा के। क्या खा के? सनलाइट, वाटर और एयर को खा के। ठीक है, लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई इस पोएम में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं जिसको देखकर हमें लगता है कि पेड़ जिंदा है या पेड़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रही है। उन वर्ड्स को आपको लिस्ट डाउन करना है। तो यहां पर हमने आपके लिए कुछ वर्ड्स रखे हैं, जैसे ग्रोन स्लोली। ठीक है, ग्रोन स्लोली ये पेड़ के लिए बताता है कि भाई पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड स्प्राउटिंग लिप्स। ये सब कुछ वर्ड्स हैं, ये देखो अलग अलग वर्ड्स हैं। स्प्राउटिंग लिप्स अलग है। ठीक है, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर अलग है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट अलग है। राइजिंग आउट ऑफ इट ये भी अलग है। और ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ ये भी अलग है। तो हमने 5 अलग अलग लाइंस यूज किया है और इन सभी लाइंस से हमें पता चलता है कि पेड़ ग्रो कर रहा है। ठीक है, या पेड़ एक्टिविटी कर रहा है। तो आप इसको याद कर लेना। थर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क। ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या होता है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई ब्लीडिंग बार्क का मतलब होता है कि द एरिया ऑन द ट्री ट्रंक, मतलब पेड़ का जो ट्रंक होता है, ट्रंक का मतलब पता है ना, जो मोटा सा होता है जहां से अलग अलग ब्रांचेस निकलते हैं, बस उसी को हम ट्रंक कहते हैं। तो कह रहा है कि भाई जो पेड़ का ट्रंक होता है ना, जहां पर हम कुल्हाड़ी से वार करते हैं, बस उसी को हम ब्लीडिंग बार्क कहते हैं। बार्क ब्लीड कर रहा है। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स इट ब्लीड। पेड़ ब्लीड क्यों करता है, मतलब पेड़ से खून क्यों निकलता है? क्योंकि वुड कटर ने क्या किया है? पेड़ को काट दिया है ना, इसलिए पेड़ से खून निकल रहा है। ठीक है, तो बस ये मतलब था। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा। पोएट ने थर्ड स्टैंजा में नो कहा है। अब नो से पोएट का क्या मतलब है? ये मतलब है कि द पोएट सेड नो टू ले एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट मेयर चॉपिंग एंड हैकिंग वुड नॉट किल अ ट्री। पोएट कहना चाहता है कि नहीं नहीं, केवल पेड़ को काटने से और उसे अलग अलग टुकड़े में बांट देने से पेड़ मरता नहीं है। तो नो का मतलब समझ गए ना, यहां से पढ़ लेना आप। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ और अर्थ केव। इन दोनों का मतलब मैंने आपको वर्ड मीनिंग में बता दिया है, फिर भी मैंने यहां पर लिखा है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, व्हाट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। पोएट कहता है ना कि द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तो इसका क्या मतलब है पोएट का? तो भाई स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री क्या होता है? रूट्स। जब हम रूट्स को उखाड़ लेते हैं वो हमें बाहर दिखने लगता है, बस उसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। द फ्रेज the strength of the tree exposed refer to the roots of the tree being exposed to sunlight and air after removing it from the ground। वही कहा गया है कि भाई जब हम पेड़ के जड़ को उखाड़ लेते हैं ना, तो वो सनलाइट और एयर के कांटेक्ट में आ जाता है ना। भाई जो जड़ होता है वो जमीन के अंदर है, उसको जब उखाड़ेंगे तो धूप पड़ेगी, उस पे हवा पड़ेगा, बस इसी को कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। ठीक है, सेवेंथ, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री। आखिरकार पेड़ मरता कैसे है? जब हम इसके रूट्स को अपरूट कर देते हैं, जब हम पेड़ों की जड़ को उखाड़ देते हैं और पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है। स्कॉर्चेस एंड चॉकेस का मतलब ड्राई अप हो जाता है। इस तरीके से पेड़ फाइनली किल हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको अच्छे से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है ताकि आप ना टर्म 1 में बस इस वीडियो को देखने के बाद जाकर इस पोएम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करके आओ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। होप यू आर लव्ड दिस वीडियो यार, और अपना प्यार जरूर दिखाएं इस वीडियो को शेयर करके। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में। कल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं, सो वेट फॉर इट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल यार, जय हिंद।